नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक वृत्त यानी कि वन सर्कल की दो जीवा यानी टू कॉर्ड्स जिनकी वोस लंबाई यानी कि लेंथ क्रमशः रिस्पेक्टिवली ए इकाई ए यूनिट तथा बी इकाई बी यूनिट है, वृत्त के केंद्र पर यानी सेंटर पर क्रमशः 60 तथा 90 का कोण बनाती है, एंगल मेक करती है। तो सही संबंध क्या है, करेक्ट रिलेशन क्या है? b इक्वल टू √2a, b इक्वल टू 2a, b इक्वल टू 3a एंड b इक्वल टू 3/2a। सबसे देखो यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना है, वृत्त लेना है। देखो ये हमने सर्कल लिया, वृत्त लिया, ये हमने सर्कल लिया, वृत्त लिया। अब इसमें बीचों बीच सेंटर होगा, केंद्र होगा, बीचों बीच में सेंटर होगा, केंद्र होगा। देखो इसका नाम हमने ओ दिया, कैपिटल ओ दिया। तो देखो यहाँ पर नाम नहीं दिया है, इसलिए हम अपने मन से नाम दे सकते हैं, रैंडम कोई भी नाम दे सकते हो। हमने नाम ओ दे दिया। आगे दूसरा देखो, दूसरा हमें दो जीवाएं खींचनी है। देखो दो कोर्ड्स खींचने हैं। देखो एक जीवा हमने ये खींचा, ऐसा खींचा, दूसरा जीवा हमने ऐसा खींचा, फिर से एक बार। देखो सबसे देखो यहाँ पर हमें दो जीवाएं खींचनी है, टू कॉर्ड्स खींचते हैं। देखो एक जीवा ये हमने खींचा, दूसरी जीवा हमने ये खींची। पहला कोड ये है, दूसरा कोड ये है। अब इसका नाम हम ए बी दे देते हैं और इसका हम सी डी देते हैं। इसका नाम हमने ए बी दिया, इसका नाम सी डी दिया। तो देखो यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया, इसलिए हमने रैंडम नाम दे दिया। इसका नाम हमने ए बी दिया, इसका नाम सी डी दिया। ये दोनों जीवाएं है। अब आगे बोला है कि ये जीवाएं हैं, देखो एक जीवा की लंबाई a है तथा दूसरे जीवा की लंबाई b है। तो सपोज इस जीवा का लेंथ a है, यानी ab बराबर a यानी ba बराबर a है। दूसरा देखो ये cd का लेंथ b है, स्मॉल b है, स्मॉल दैट इज b यूनिट है, b इकाई है, ऐसा यहाँ पर दिया है। अब आगे बोला है कि ये दोनों जीवाएं केंद्र पर यानी सेंटर पर 60 तथा 90 का कोण बनाते, 60 एंड 90 का एंगल बनाते। तो देखो तो हम क्या करें, देखो यहाँ पर हमने ए एंड ए को ज्वाइंट किया एंड बी एंड ओ को ज्वाइंट किया। हमने ए एंड ओ को ज्वाइंट किया एंड ओ एंड बी को ज्वाइंट किया। ध्यान देखो यहाँ पर ये हो गया कि ये ए बी जीवा है, ये केंद्र पर देखो ये एंगल बना रही है। ये जीवा ए बी है, तो ये जीवा ए बी देखो केंद्र पर यानी कि सेंटर पर, केंद्र पर यानी सेंटर पर ये एंगल बना रही है, ये कोण बना रही है। इसको इस एंगल का नाम हम ये 60 देते हैं, 60 देते हैं क्योंकि ये हमने छोटा लिया है, इस लिए। सिमिलर देखो यहाँ पर हम ये O एंड C को ज्वाइंट करते हैं एंड D एंड O को ज्वाइंट कर दे। यहाँ पर हमने C एंड O को ज्वाइंट किया एंड D एंड O को ज्वाइंट करते हैं। देखो यहाँ पर ये CB जीवा यानी ये जीवा देखो केंद्र पर ये एंगल बना रही है, ये कोण बना। पीछे पर ये जीवा CD केंद्र पर ये एंगल बना रही है, ये इतना एंगल बना रहे। देखो ये एंगल हमें 90 लेना है, 90 का लेना है, 90 लेना है, 90 का लेना है। तो ऐसा हमें दिया है। तो आगे बोला है कि इनमें से सही रिलेशन क्या होगा, करेक्ट रिलेशन क्या होगा, मतलब b बराबर क्या सही होगा, b इक्वल टू कौन सा राइट होगा, सही। मतलब a एंड b के बीच में, a एंड b के बीच में, b एंड a के बीच में
कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा, सही संबंध होगा वो यहाँ पर हमें ढूंढना है, फाइंड करना है। देखो 10 यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं। ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी को हम ध्यान में लेते हैं, कंसीडर करते हैं। यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखो ये एओ क्या है, ये एओ रेडियस है यानी त्रिज्या। फिर से एक बार, ये सर्कल है तो ये सर्कल का ये एओ यानी ओ है, त्रिज्या है, रेडियस है। मतलब यदि सर्कल के ऊपर कोई बिंदु है और उस बिंदु को हमने केंद्र के साथ मिला है, देखो लाइन बनता है उसको त्रिज्या बोलते हैं, कॉल्ड रेडियस, कॉल्ड रेडियस, कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पर एओ, एओ क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। सिमिलरली 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 देखो यहाँ पर, सिमिलरली देखो यहाँ पर ये बीओ भी क्या होगा, ओबी भी क्या है, देखो ये बीओ यानी कि ओबी, बीओ यानी कि ओबी भी त्रिज्या है, रेडियस है। फिर से देखो यहाँ पर ये ओबी यानी बीओ भी आल्सो रेडियस है, त्रिज्या है। ये दोनों समान होगा, त्रिज्या तो समान होता है, एक वृत्त की सभी त्रिज्या इक्वल होती है, रेडियस इक्वल होता है। ये आर्क बराबर ये है, मतलब एओ और ओबी बराबर है, ये दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है, ये दो साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज में दो कोण भी बराबर होगा। कौन सा वाला, सामने वाला, ऑपोजिट वाला। तो यहाँ पर ये एओ भुजा के सामने वाला एंगल ए ये है, बी एंगल है, और आगे आगे दूसरा ये बीओ भुजा के सामने वाला एंगल ये है, ए एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल, ये दोनों कोण बराबर होगा, इक्वल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक एंगल 60 का है। अब हमें पता है कि तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। देखो यहाँ पर ये 180 में से ये 60 को हम घटाते हैं, हमें 120 मिलेगा, 120 मिलेगा, 120 मिलेगा, 120 मिलेगा। मतलब ये दोनों को मिलाकर, मतलब एंगल बी ए ओ एन ओ बी ए, ये दोनों को मिलाकर 120 होगा। अब हमें अल्सो पता है कि ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए आधे आधे में बढ़ जाएगा। तो आगे 120 का आधा 60 ही होता है, 60 ही होता है, 60 ही होता है, 60 ही होता है। मतलब ये एंगल भी 60 का है, ये एंगल भी 60 का ही है, ये एंगल भी 60 का है, ये भी एंगल 60 है। मतलब तीनों कोण 60-60 के, मतलब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब इसमें तीनों साइड बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर है, एओ बराबर ओबी बराबर बीए है। मतलब यहाँ पर आर बराबर ए होगा, ये आर बराबर ए होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ये तीनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ए बराबर हम आर भी लिख सकते हैं और आर बराबर हम ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आर बराबर हमें ए मिल गया, आर बराबर ए हमें मिल गया। अब हम इस त्रिभुज में देखते, त्रिभुज ओसीडी में, ट्रायंगल ओसीडी में, ट्रायंगल ओसीडी में, इसमें देखो यहाँ पर ये ओसी क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है, और रेडियस बराबर ए आता है, मतलब ये ओसी बराबर अल्सो ए है। सिमिलरली यहाँ पर ओडी क्या है, ओडी भी रेडियस है, त्रिज्या है, पर आर बराबर ए होता है, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या हो गई, ए हो गई। मतलब इस ट्रायंगल में ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, मतलब यहाँ पर ये दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर, इसका यूज नहीं करना है, दो साइड बराबर है। मतलब देखो ये दो साइड तो बराबर हो गए, अब हमें निकालना है b बराबर क्या होगा, वो b इक्वल टू क्या होगा। देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये एक कोण 90 का है, 90 का है, ये ओ एंगल 90 का है, 90। देखो एंगल COD यानी एंगल DOC 90 का है, 90 का है,
मतलब ये त्रिभुज समकोण है, यानी राइट एंगल है, राइट एंगल है, समकोण है। देखो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये b का मान आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऑल्सो देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज में ये दो साइड बराबर है, मतलब ये समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये हमें देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए हमें पाइथागोरस लगाते हैं। देखो यहाँ पर पाइथागोरस जी ये बोलते हैं, देखो कर्ण का, देखो सबसे देखो यहाँ पर 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। फिर से ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी ऑपोजिट साइड, यानी सबसे बड़ी भुजा बिगेस्ट साइड कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। देखो ये पाइथागोरस जी ये बोलते हैं, देखो कर्ण का वर्ग मतलब CD का वर्ग, मतलब ये b का वर्ग बराबर बाकी की दो साइड्स के मतलब OC एंड OD के मतलब A एंड A के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। फिर से एक बार पाइथागोरस नियम के हिसाब देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब b का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर होता है, यानी यहाँ पर हमें b स्क्वायर बराबर s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर मिलेगा। अब ये s स्क्वायर एक्चुअल में 1 टाइम s स्क्वायर है, ये भी एक्चुअल में 1 टाइम s स्क्वायर है, आगे बराबर यहाँ पर 1 टाइम s स्क्वायर प्लस 1 टाइम s स्क्वायर इक्वल बराबर 2 टाइम्स a स्क्वायर होगा, 2 बार a का वर्ग होगा। तो यहाँ पर b का वर्ग बराबर हमें 2 बार s स्क्वायर मिलेगा। अब हमें तो निकालना है b, तो यहाँ पर वर्ग हटाना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए दोनों तरफ हम वर्गमूल लेते हैं। देन आगे therefore इसलिए अब देखो यहाँ पर ये वर्ग एंड वर्गमूल यानी कि वर्गमूल एंड वर्ग कैंसल हो जाते हैं, क्योंकि देखो ये एक दूसरे का इच अदर का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए व्युत्क्रम होता है। इसलिए आगे देखो यहाँ पर इधर हमारे पास ये केवल b बचा और इक्वल इधर देखो यहाँ पर 2 का वर्गमूल हमें पता नहीं, इसलिए वर्गमूल 2 ऐसे रहेगा। और यहाँ पर ये वर्गमूल इसको भी लगेगा, लेकिन ये वर्गमूल कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इधर a बचेगा, मतलब 2s² का वर्गमूल √2a होगा, यानी b बराबर वर्गमूल 2a होगा, b बराबर वर्गमूल 2a होगा। मतलब सही संबंध यानी करेक्ट रिलेशन b बराबर √2a होगा, b इक्वल √2a होगा, b इक्वल √2a होगा, b इक्वल √2a होगा। मतलब ये विकल्प a हमारा सही विकल्प है ना। देखिए ABC एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है, और AB BC तथा ACA भुजा एंड साइड क्रमशः रिस्पेक्टिवली EF तथा G तक बढ़ाई जाती है, इंक्रीज किया जाता है। यदि एंगल CBA बराबर एंगल ACF बराबर 130 है तो एंगल GAB क्या होगा? 180, 90 एंड 130। सबसे देखो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल ABC खींचना है। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC। आगे इसमें AB BC तथा CA भुजाएं क्रमशः EF तथा G तक बढ़ाई। देखो सब लोग यहाँ पर AB ये हमारी भुजा AB है, साइड AB है, और इसको हमें देखो यहाँ पर E तक बढ़ाना है, मतलब यहाँ कहीं पर E पॉइंट है। इवन सिमिलरली ये BC को हमने आगे बढ़ाया, तो यहाँ कहीं पर ये F बिंदु है, F पॉइंट है, ऐसा दिया है। देखो ये स्ट्रेट आएगा,
सिमिलरली इस भुजा पॉइंट से को भी हमने आगे बढ़ाया। देन यहाँ कहीं पर बिंदु जी होगा ऐसा दिया है, पॉइंट जी हो है ऐसा दिया, तो ऐसा डायग्राम बनेगा। आगे बोला है कि एंगल सी बी ए, सी आगे बी ए, सी बी ए, सी बी मतलब ये एंगल देखो, सी बी ई मतलब ये एंगल, मतलब एंगल ई बी सी, ये एंगल मतलब बाहर में जो एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल में बन रहा है, मतलब एक्सटर्नल देखो ये बाहर में एंगल बन रहा है, ये एक्सटर्नल में एंगल बन रहा है, इसको ध्यान में देखो, देखो ये एंगल सी बी ई यानी एंगल ई बी सी मतलब ये बाहर में एंगल बन रहा है, वो एक्सटर्नल में एंगल बन रहा है, वो आउटर में एंगल बन रहा है, वो इतना इतना ये एंगल सी बी ए। सिमिलरली दूसरा एंगल ए सी ए यानी कि एफ सी ए, ये एंगल बाहर में बन रहा है, यानी एक्सटर्नल बाहर में बन रहा है, वो यानी एक्सटर्नल में इधर बन रहा है, ये यानी कि ये बाहर में देखना है, एक्सटर्नल में देखना है, ये एंगल एसीएफ यानी एंगल एफ सी ए, और इधर सी बी यानी ये एंगल बाहर वाला एंगल, ये दोनों एंगल 130 का है, 130 का है। तो आगे बोला है कि देखो यहाँ पर जी ए बी एंगल, जी ए बी यानी एंगल बी ए जी यानी ये एंगल बाहर में बन रहा है, वो आउटर में बन रहा है, तो ये कितना होगा वो निकालने को बोला है, ये कितना होगा वो निकालने को बोल। देखो यहाँ पर देखो पहली बात तो ये 130 है, ये 130 तो ये भी 130 होगा ऐसा नहीं है। फिर से एक बार, ये 130 है, ये 130 है, ये भी 130 होगा ऐसा नहीं है, ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर ये त्रिभुज है, देखो सबसे लोग यहाँ पर ये तीनों कोणों को बाहरी कोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं, और ये तीनों कोणों का योग 360 होता है, 360 डिग्री होता है, 360 ही होता है। त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योग 360 होता है, और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 होता है। अंदर बोला है, इंटरनल बोला 180 और बाहरी है 360 होता है। कैसे? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का कंप्लीट एंगल पूरा एंगल 180 का होता है। आगे देखो यहाँ पर भी सेम होगा, देखो सेम होगा, देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एक तरफ का कंप्लीट एंगल 180 का होता है। सिमिलरली देखो यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एक तरफ का इधर का ये पूरा एंगल 180 का होगा, 180 का होगा, मतलब हमें 3 बार 180 मिला, 3 बार 180 मिला। अब हमें पता है कि ये तीनों अंदर के कोणों का 180 होता है, ये तीनों आ गए 180 में, तो बचा कितना, ये 2 बार 180 यानी 360 बचा, मतलब तीनों बाहरी कोणों का योग 360 ही होता है। ये लॉजिक यहाँ पर लगे, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये लॉजिक लगेगा, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। मतलब यहाँ पर देखो ये दोनों को 360 में से माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो ये 130 260 होगा, 260 होगा, इसको माइनस करना है 360 में से, तो आगे देखो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 आएगा, तो ये एंगल 100 का है, 100 का है, ये 100 का है, 100 का है, यानी एंगल जी ए बी चाहे को बी ए जी
ये ए एंगल बाहर में 100 का होगा, 100 का होगा, 100 का होगा, 100 का होगा, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। बात नहीं चलती है ये सा, कोई बात नहीं चलती है ये सा, यस यस। अगला देखिए, दो वृत्त, टू सर्कल एक दूसरे को ईच अदर को बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नली छूते हैं, टच करते, उनके क्षेत्रफल यानी वो एरिया का योग यानी एडिशन 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। देन छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। स्मॉल सर्कल का रेडियस फाइंड करें। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर हमें 2 सर्कल लेने हैं और ये 2 सर्कल ऐसे देखो, ये हमारा पहला सर्कल हो गया, आगे दूसरा सर्कल हमारा ये हो गया। मतलब देखो हमें 2 ऐसे सर्कल लेने हैं, छोटे बड़े, जो एक दूसरे को यानी ईच अदर को बाहर में, एक्सटर्नल में, आउटर में टच करे, छुए, बाहर, अंदर में नहीं, इनसाइड में नहीं, बाहर में टच करे, छुए। देखो ये दोनों यहाँ पर टच कर रहे, छुए। देखो काटना इसको बोलते, यदि ऐसा होता तो इसको काटना बोलते, पर काटना नहीं, कट करना नहीं। देखो यहाँ पर छूना है, मतलब एक ही बिंदु पर टच करे, स्पर्श करे, उसको छूना बोलते हैं, टच करना बोलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। अब आगे दूसरा, इसमें देखो इसका केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, आगे इसका केंद्र यहीं कहीं पर होगा। देखो यहाँ पर ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, 14 सेंटीमीटर गिवन है, 14 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें निकालना है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, मतलब हमें ये लेंथ निकालना है। देखो हमें छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, रेडियस आउट करनी, मतलब हमें ये केंद्र से लेकर इतनी दूरी निकालिए। छोटे वृत्त का त्रिज्या है, ये हमारा छोटे वृत्त का त्रिज्या। सपोज इसको मान लेते हम, ये आर है, स्मॉल आर है। ध्यान, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, बिग सर्कल का रेडियस कितना, सीधी सी बात है, ये 14 माइनस आर होगा। देखो ये पूरा 14 है, जिसमें से इतना आर है, तो ये स्पष्ट है कि इतना, यानी दूसरे वृत्त का रेडियस यानी त्रिज्या 14 माइनस आर होगा, 14 माइनस आर होगा, 14 माइनस आर होगा। तो ऐसा यहाँ पर आएगा। अब ये आर कैसे निकले, देखो यहाँ पर हमें दिया है कि दोनों
वृत्तों के क्षेत्रफल का यानी एरिया का सम यानी एडिशन 130 पाई होता है। ठीक है, एक बार क्षेत्रफल का एडिशन यहाँ पर 130 पाई दिया, इसका हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो सर्कल होता है यानी वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है यानी पाई त्रिज्या का वर्ग होता है, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर ये दोनों का योग हमें लिखना पड़ गया, क्यों? देखो यहाँ पर दोनों का योग दिया है, इसलिए देखो यहाँ पर ये बड़ा सर्कल यहाँ पर सब देखो इसका क्षेत्रफल ये पाई का पाई आर मतलब त्रिज्या यहाँ पर ये 14 माइनस आर है और इसका होल स्क्वायर आएगा। तो ये हो गया ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल एरिया। ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया पाई इंटू ये 14 माइनस आर मतलब ये त्रिज्या का वर्ग आएगा प्लस 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 ये छोटे सर्कल का रेडियस त्रिज्या आर, इसमें कोई प्रॉब्लम ये ऐसे भी सब जाएगा, ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा। देखो ये पाई आर स्क्वायर आएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में और इक्वल टू ये 130 पाई हो रहा है। ये दोनों का योग 130 पाई 130 पाई 130 पाई 130 पाई हो रहा है। अब यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर ये दोनों पद में से पाई बाहर निकलेगा, कॉमन निकलेगा और इधर वाले पाई के साथ कैंसल हो जाए। फिर से देखो ये दोनों में से ये पाई बाहर निकलेगा, देन ये पाई बाहर वाला पाई इधर वाले पाई के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब ये पाई निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा, इधर भी पाई निकल जाएगा, पर हमारे पास ऐसा बचेगा। अब आगे therefore नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमें इसका विस्तार करना पड़ेगा। देन यहाँ पर ये 14 माइनस आर होल स्क्वायर बार देखो 196 माइनस 28 आर प्लस आर स्क्वायर होगा। देखो ये 14 माइनस आर होल स्क्वायर का विस्तार एक्सपांशन 196 माइनस 28 आर प्लस आर स्क्वायर का मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। यहाँ पर a बराबर 14 का 196 होता है माइनस 2 into a into b मतलब 2 गुणा 14 दूनी 28 और ये r का b बराबर r, ये तो आपको आता ही होगा और लास्ट में b का मतलब r का वर्ग आएगा, ये तो आपको आना ही चाहिए। आगे देखो प्लस यहाँ पर ये also r का वर्ग बराबर ये 130 है। तो आगे थर्ड देखो यहाँ पर हियर ये एक बार r का वर्ग प्लस एक बार r का वर्ग दो बार r का वर्ग फिर से प्लस 1 टाइम r स्क्वायर प्लस 1 टाइम r स्क्वायर इक्वल बराबर प्लस 2 टाइम r स्क्वायर का, पर आगे में प्लस को हमने लिखा है नहीं। आगे देखो यहाँ पर बीच में ये माइनस 28 r है माइनस 28 r है और आगे देखो ये 130 को हमें इधर लाना है। देखो ये इधर आके माइनस 130 होगा और इधर 0 बचेगा। आगे देखो यहाँ पर इसका भी काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 196 में से 130 को माइनस करना है। देखो यहाँ पर सेम में से देखो बीच में प्लस आएगा, सेम में से 0 गया 6। आगे देखो 19 देखो 9 में से 3 गया 6, 1 में से 1 गया 0 मतलब ये 196 माइनस 130 66 होगा, 66 होगा प्लस 66 होगा धनात्मक 66 मिलेगा और इक्वल टू ये 0 हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर हमें ये द्विघात समीकरण मिलेगा, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। चल r के अंदर इन वेरिएबल r हमें यानी इन वेरिएबल r हमें ये द्विघात समीकरण मिला है। अब हमें इससे हल करना है, सॉल्व करना है, हमें ये r का वैल्यू मिल जाए यानी रेडियस मिल जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पर इसको हम
छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते। देखो यहाँ पर देखो ये सभी में से 2 कॉमन निकलेगा, ये तीनों के तीनों पदों में से 2 कॉमन निकलेगा। यहाँ पर आगे therefore देखो यहाँ पर ये 2r² माइनस 14r प्लस यहाँ पर 33 बराबर 0 होगा। देखो फिर से ये तीनों पदों में से हमने 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर r² बचा माइनस यहाँ पर 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28 होता है। यहाँ पर 2 बार यहाँ पर अंदर बचा 14 वही r का r और प्लस का प्लस 33 दूनी 66 होता है, तो 2 बार यानी यहाँ पर 33 बचा है, यहाँ पर 33 बचा, यहाँ पर 14r बचा, यहाँ पर r² बचा और इक्वल टू ये 0 है। तो आगे therefore क्या होगा, देखो यहाँ पर ये r² माइनस 14r प्लस 33 बराबर 0 डिवाइड r होगा। ये 2 इधर आएगा तो नीचे में आएगा, नीचे में आएगा, नीचे में आएगा, तो हमारे पास ऐसा होगा। अब यहाँ पर ये जो 0 डिवाइड 2 है तो बराबर इक्वल 0 ही होता है, 0 डिवाइड 2 0 ही होता है, 0 भाग 2 0 ही होता है। मतलब बट्टे में कुछ भी हो, बट्टे में कुछ भी हो 0 के अलावा और ऊपर में 0 तो आंसर 0 ही आता है। किससे यदि न्यूमरेटर 0 है और बट्टे में डिनोमिनेटर में कुछ भी हो 0 के अलावा, 0 के अलावा इग्नोर 0 देन भागफल यानी क्वोशंट 0 ही आता है। देखो यहाँ पर बट्टा में 0 को क्यों नहीं ले, देखो यदि बट्टा में 0 है, बट्टा में 0 है फिर डिनोमिनेटर 0 है और ऊपर कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी आंसर इनफाइनाइट ही होता है, अनंत ही होता है। मतलब इसका कोई हल नहीं निकलता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। मतलब ये जो पद है यानी टर्म है ये डिटरमाइन नहीं होता है, अनडिटरमाइंड है, नॉट डिटरमाइंड होता है। यानी कोई भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बट्टे में 0 नहीं चलता है। यदि बट्टे में 0 आपको दिखाई दे तो समझ लेना वहां पर गड़बड़ है, प्रॉब्लम, मतलब वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, फिक्स कोई रिजल्ट नहीं आउट होता है। यानी यहाँ पर ये 0 आएगा, इधर 0 हो गया। तो यहाँ पर अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है, सॉल्व करना है। कैसे बनेगा, कैसे यदि यहाँ पर हियर सबसे पहले तो देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो यहाँ पर हियर हमें ये 33 का 2 ऐसा टुकड़ा करना है, फैक्टर तोड़ना है सच दैट जिससे एडिशन होके हमें -14 मिले। फिर से ये 32 को हमें ऐसे ब्रेक करना है सच दैट एडिशन होके -14 है। देखो ऐसा गुणनखंड टुकड़ा हम सोचेंगे तो हमें 11 और 3 मिले, 11 और 3 मिले, 11 और 3 मिलेगा, मतलब 11 33 होता है। अब हमें एडिशन करके -14 लेना है, कैसे आएगा, सीधी सी बात है, ये दोनों को माइनस का साइन देना पड़ेगा। फिर -11 -3 -14 होता है, ये -14 होता है। अब यहाँ पर आर बी ऑल्सो मतलब दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ आर से गुणा करना पड़ेगा। यानी देखो यहाँ पर ये -14r की जगह पर -14r की जगह पर हम ये -11r -3r लिख सकते हैं, -11r -3r ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये -11r -3r ऐसे लिख, देखो यहाँ पर आगे देखो यहाँ पर r का वर्ग इस जाएगा। अब इसको रिप्लेस करने को यहाँ पर इसकी जगह हमें ये लिखना है। अब मेन बात
आप चाहो तो इससे भी पहले लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखो यहाँ पर ये -11r -3r है और लास्ट में +33 बराबर ये 0 हो रहा है। r का वर्ग इसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया और लास्ट में +33 बराबर 0 है। आगे थर्ड पर देखो यहाँ पर हमारे पास ये दो पद है, ये भी दो पद है, दो दो का पेड़ लेना यानी यहाँ पर ये दोनों पदों में से ये r कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास r बचेगा माइनस यहाँ पर हमें 11 बचेगा। और यहाँ पर हम जैसे आगे जाते हैं पहले हमें माइनस दिखाई दिया, पहले हमें माइनस दिखाई दिया, मतलब यहाँ पर माइनस भी कॉमन निकलेगा, चिन्ह में माइनस कॉमन निकले। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में देखो यहाँ पर संख्या में r कॉमन निकला है, यहाँ पर दोनों में से संख्या में r कॉमन निकला है, जबकि साइन में प्लस कॉमन निकला है, पर प्लस को हम लिखते ही नहीं है और प्लस कॉमन निकलने पर अंदर कुछ भी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर ये माइनस है पहले, इसलिए यहाँ पर माइनस कॉमन निकलेगा और जैसे माइनस कॉमन निकलेगा अंदर का चिन्ह बदल जाता है। देखो चिन्ह में माइनस कॉमन निकले क्योंकि पहले यहाँ पर माइनस है इसलिए। अब संख्या में ये 3 कॉमन निकलेगा, देखिए पहले पद में हमारे पास ये r बचेगा, बीच का साइन बदल जाएगा मतलब प्लस का माइनस हो गया और यहाँ पर हमारे पास 11 बचेगा। फिर से पर यानी देखो यहाँ पर चिन्ह में माइनस कॉमन निकला, संख्या में 3 कॉमन निकलेगा यानी कि -3 कॉमन निकला, यानी यहाँ पर पहले में हमारे पास ये r बचा, प्लस बदल गया माइनस में चिन्ह बदल जाता है, चेक हो जाएगा प्लस का माइनस हो गया और यहाँ पर 11 या 33 होगा, जिसमें 3 बाहर है तो अंदर में 11 बचा होगा, तो ऐसा हमें मिलेगा। मतलब यहाँ दोनों पर सेम ही आता है, इक्वल ही आता है, यदि दोनों इक्वल नहीं आ रहा है तो गड़बड़ ही है, गड़बड़ ही है, गड़बड़ ही है, गड़बड़ ही है, तो आगे इक्वल ये 0 होता है। तो आगे therefore क्या होगा, अब हमारे पास फिर से ये दो पद है, ये 2 टर्म्स है, ये दो पद है 2 टर्म्स है, ये दो पद है 2 टर्म्स, ये दोनों में हम फिर से देखेंगे तो ये r-11 कॉमन निकलेगा, r-11 दोनों में से कॉमन निकलेगा, उभय निष्ठ निकलेगा, सामान्य नहीं। पहले पद में हमारे पास ये r बचेगा यानी प्लस r बचेगा और दूसरे में ये -3 बचेगा, तो हमें ऐसा मिलेगा और इक्वल टू ये 0 हो रहा है। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे देखो यहाँ पर इफ AB बराबर 0 है, मतलब A और B का गुणा 0 हो रहा है, दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, देन यहाँ पर निश्चित है कि या तो A बराबर 0 होगा या फिर B बराबर 0 होगा या फिर ये दोनों ही 0 होगा। फिर से यदि A और B का गुणा 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि या तो A बराबर 0 होगा या तो B बराबर 0 होगा या तो ये दोनों ही 0 होगा। If AB equal 0 then A equal 0 और B equal to 0, अदरवाइज गुणा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाए, मतलब यहाँ पर एक ही जगह पर एक संख्या r-11 है, दूसरा संख्या b r-3 है और देखो ये दोनों का गुणा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये r-11 बराबर 0 हो सकता है या फिर और ये r-3 भी 0 हो सकता है।
ये दोनों भी जीरो हो सकता है। एटलीस्ट एक को जीरो होना पड़ेगा, मिनिमम एक संख्या को जीरो होना पड़ता है, कम से कम। तो आगे therefore मतलब बीच में और आता है, एंड नहीं आता है, बीच में और आता है, एंड नहीं आता। तो यहाँ पर हमें ये r बराबर ये 0 + 11 मिलेगा, इधर r बराबर हमें 0 + 3 मिलेगा। फिर से एक बार, इधर से हमें r बराबर 0 + 11 मिलेगा, इधर से हमें r बराबर 0 + 3 मिलेगा। मतलब -11 इधर +11 का चिन्ह बदल जाएगा। सिमिलरली इधर भी होगा। तो यहाँ से हमें r बराबर 0 + 11 11 होगा, और इधर भी r बराबर 0 + 3 3 होगा। मतलब r का वैल्यू यानी कि मान हमें 2 मिलेगा, 11 एंड 3, 11 एंड 3, 11 एंड 3। अब यहाँ पर r क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। पर मेन बात क्या है? ये छोटे वृत्त का त्रिज्या है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है। छोटे वृत्त का त्रिज्या है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है। अब यदि हमने यहाँ पर r बराबर 11 लिया, मतलब ये छोटे सर्कल का त्रिज्या हमने 11 लिया, देन बड़े वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? ये बिग सर्कल का रेडियस, देखो बिग सर्कल का रेडियस त्रिज्या ये 14 - r, मतलब 14 - 11 होगा। 14 - 11 देन बराबर इक्वल 14 - 11, 14 - 11 3 होता है, 3 होता है। मतलब बड़े वृत्त का त्रिज्या r मिल रहा है, ये बिग सर्कल का रेडियस 3 मिल रहा है। तो ये गलत बात है। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, विरोधाभास आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है। देखो छोटे वृत्त का त्रिज्या छोटा आएगा, बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा आएगा। स्मॉल सर्कल का रेडियस स्मॉल आएगा, इन बिग सर्कल का रेडियस बिग आएगा, बड़ा आएगा। मतलब यहाँ पर 11 लिया छोटे का, तो बड़े का 3 ही आ रहा है, ये तो गलत हो गया। यार उल्टा आना चाहिए था, रिवर्स आना चाहिए था। मतलब यहाँ पर इसका छोटा होना चाहिए था और इसका बड़ा होना चाहिए था। इसका त्रिज्या 11 लिया हमने, तो इसका 11 से बड़ा ही आना चाहिए था, 11 से ग्रेटर ही आना चाहिए था, 11 से ग्रेटर ही आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं मिला। मतलब कि ये r बराबर 11 संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। r बराबर 11 संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं, ये गलत आएगा, ये संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। मतलब ये ही पॉसिबल होगा, ये ही पॉसिबल होगा। मतलब ये छोटे वृत्त का त्रिज्या रेडियस 3 होगा, 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 3 होगा। तो अब यहाँ पर देखो ये छोटे वृत्त का त्रिज्या तो निकल गया, पर यहाँ पर हम ये बड़े वृत्त का भी त्रिज्या निकाल सकते। सिंपल देखो, उसके लिए ये 14 में से ये 3 को घटाना, क्योंकि r बराबर 3 है, इसलिए इसका रेडियस 14 - r है, तो 14 में से 3 को घटाना पड़ेगा। तो 14 - 3 11 होता है। मतलब ये बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी बिग सर्कल का रेडियस 11 हो रहा है, 11 आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा। तो ये करेक्ट बात है, सही बात है। इसका 3 है और बड़े का है, छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा, स्मॉल का स्मॉल, बिग का बिग। इसका 3, इसका ज्यादा यानी 11 आएगा, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 3 से घटा ये 11 आएगा। तो यहाँ पर कुछ भी आपको पूछ सकते। देखो यहाँ पर आपको यदि बड़े वृत्त का त्रिज्या पूछा होता, तो देखो आंसर 11 आता, 11 आता।
पर यहाँ पर छोटे वृत्त का त्रिज्या पूछा, तो यहाँ पर आंसर 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 का मतलब है छोटे वृत्त का त्रिज्या रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, यानी विकल्प बी ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।